हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैं विजन आईएएस के टेस्ट 23 के हिंदी मीडियम के क्वेश्चंस को डिस्कस करने जा रहा हूं। ये सारे क्वेश्चंस 28 मई के होने वाले यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम में आप सबको सफल बनाने में बहुत ही ज़्यादा मदद करेंगे। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और यदि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ के संदर्भ में यानी ईसीजी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक है, टी तरंग अलिंद के विध्रुवण को प्रस्तुत करती है जिससे दोनों अलिंदों का संकुचन होता है। तो ऑप्शन पे आने से पहले हम देख लेते हैं कि ईसीजी में होता क्या है। तो ये जो ग्राफ दिया गया है ये ईसीजी का ग्राफ है। ईसीजी के मेनली 3 कंपोनेंट्स होते हैं। इसमें से जो ये पी वेव है, पी वेव आर्टरिया यानी अलिंद के डीपोलराइजेशन को रिप्रेजेंट करता है। मतलब ये रहा कि पी वेव जो है अलिंद का इलेक्ट्रिकल एक्साइटेशन है। ये जो पी वेव है जिसमें दोनों अलिंद का संकुचन होता है यानी कंट्रैक्शन होता है। किसका? आर्टरिया का कंट्रैक्शन होता है यहाँ पे। उसके बाद में है क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स। क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स वेंट्रिकल्स यानी निलय का डीपोलराइजेशन है, यानी वेंट्रिकुलर कंट्रैक्शन की शुरुआत है यहाँ पे क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स में। उसके बाद में आता है टी वेव। टी वेव जो है वेंट्रिकल्स यानी निलय के नॉर्मल पोजीशन पर लौटने का है, यानी रीपोलराइजेशन को टी वेव रिप्रेजेंट करता है। टी वेव जो है नॉर्मल पोजीशन यानी रीपोलराइजेशन को रिप्रेजेंट करता है। अब आते हैं ऑप्शंस पे। तो स्टेटमेंट 1 कह रहा है कि टी तरंग अलिंद के विध्रुवण यानी डीपोलराइजेशन को प्रस्तुत करता है जिसमें दोनों अलिंदों का संकुचन होता है। टी वेव में नहीं होता है, ये पी वेव में होता है। और यहाँ देख लीजिए स्टेटमेंट 3 जो है, पी तरंग निलय के उत्तेजना से समान अवस्था में वापस आने की स्थिति को प्रदर्शित करता है। नहीं, ये तो टी वेव करता है। तो ये दोनों आपस में एक्सचेंज्ड है, इस कारण से ये दोनों स्टेटमेंट गलत है, आपस में एक्सचेंज्ड हो गए हैं। क्यूआरएस सम्मिश्रण निलय के अध्रुवण को प्रस्तुत करता है जो निलय के संकुचन को शुरू करता है, ये सही है। तो स्टेटमेंट 2 सही है, तो केवल स्टेटमेंट 2 सही है। सो राइट ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा, केवल 2 सही है। क्वेश्चन नंबर 33, राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण एनएफआरए के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसकी स्थापना सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1860 के तहत की गई थी। नहीं, ये गलत है। इसकी स्थापना जो है एनएफआरए को वर्ष 2008 में कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 132 क्लॉज 1 के तहत गठित किया गया था, इसकी स्थापना की गई थी। सो ये गलत है। कब की गई थी? 2018 में। यह लेखाकरण व्यवसायों और लेखा परीक्षा मानकों का पर्यवेक्षण करने वाला एक स्वतंत्र नियामक है। बिल्कुल ये सही है स्टेटमेंट। मुकदमे की सुनवाई करते समय इसके पास दीवानी न्यायालय और फौजदारी न्यायालय के समान शक्तियाँ होती है। फौजदारी न्यायालय के समान शक्तियाँ नहीं होती है, सिर्फ दीवानी न्यायालय के समान शक्तियाँ होती है। तो ये स्टेटमेंट गलत है। तो केवल 2 सही है। सो राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, केवल 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक साथ जुड़े हुए समान मोटाई के 2 पतले ऊनी कंबलों की तुलना में एक मोटा ऊनी कंबल कम गर्म करता है। उपयुक्त परिघटना के लिए निम्नलिखित कारणों में से कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त है? एक साथ जुड़े हुए समान मोटाई के 2 पतले ऊनी कंबलों की तुलना में एक मोटा ऊनी कंबल कम गर्म करता है। इसके पीछे रीज़न ये है, जैसे जैकेट पहने रहते हैं, पैंट पहने रहते हैं, जैकेट पहने रहते हैं, ट्राउज़र वगैरह सब पहने रहते हैं, फिर भी ठंड लगता है, लेकिन पतला सा चादर भी ओढ़ लिया जाए तो ठंड को कम कर देता है। दूसरा एग्जाम्पल, जैसे गाँव में गुदरा सिला जाता है, गेदरा कहीं पे कहा जाता है, कहीं गुदरा से कहा जाता है उसको। उसमें होता क्या है, बहुत सारे कपड़ों के लेयर्स बना करके उसकी सिलाई कर दी जाती है, हाथों से सिल देती है लोग, गाँव में रहने वाली औरतें। तो उसमें होता क्या है, लेयर्स जो है, लेयर्स के बीच में एयर का लेयर आ जाता है और एयर जो है हीट का बैड कंडक्टर है। यही कारण है कि पतले पतले 3-4 कपड़े को साट करके ओढ़ लिया जाता है, उससे ठंड अच्छे से चली जाती है बजाय एक मोटे कंबल के। क्योंकि 2 लेयर्स के बीच में, कपड़ों के 2 लेयर्स के बीच में एयर इनक्लोज हो जाता है और एयर जो है हीट का बैड कंडक्टर है, दैट्स वाई आसानी से ठंड चली जाती है। तो 2 पतली परतें घर्षण के कारण ऊष्मा उत्पन्न करती है? बिल्कुल नहीं। एक कंबल की तुलना में 2 कंबलों का पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक होता है? गलत है ये।
दो कंबलों के बीच फंसी वायु ऊष्मा की कुचालक होती है, ये स्टेटमेंट सही है। दो कंबल अधिक दाब उत्पन्न करके तापमान को बढ़ा देते हैं, ये गलत है। सी सही है, राइट ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित तकनीकों में कौन सी सामान्य तौर पर मानव के सुनने की उच्चतम श्रव्य सीमा से अधिक आवृत्तियों के साथ ध्वनि तरंगों के उपयोग पर आधारित है? तो श्रव्य सीमा से अधिक फ्रीक्वेंसी की ध्वनि मतलब अल्ट्रासोनिक वेव। तो अल्ट्रासोनिक वेव का यूज किया जाता है अल्ट्रासोनोग्राफी में। जो इंटरनल ऑर्गन है उसका फोटोग्राफ अच्छे से लिया जा सकता है अल्ट्रासोनोग्राफी का यूज करके। जैसे अल्ट्रासाउंड कराने जाते हैं तो किडनी, गॉल ब्लाडर, मतलब होल एब्डोमेन का फोटोग्राफ वो ले लेता है अच्छे से। कहीं मासेस तो प्रेजेंट नहीं है, कहीं किडनी में स्टोन तो नहीं है, कहीं पे स्टोन तो नहीं है, इन सारी बातों का पता लगाया जा सकता है। इसके अलावा जेंडर का भी पता लगाया जा सकता है। किसी महिला के गर्भ में पल रहा बच्चा का जेंडर क्या है, इसके अलावा वो हेल्दी है कि नहीं है, उसका अच्छे से विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इन सारी चीज़ों का पता लगाया जा सकता है अल्ट्रासोनोग्राफी के थ्रू। तो अल्ट्रासोनोग्राफी में यूज किया जाता है अल्ट्रासोनिक वेव का। इकोकार्डियोग्राफी ईसीजी में भी यूज किया जाता है। ईसीजी हृदय में कोई हार्ट से रिलेटेड डिजीजेज का पता लगाने के लिए किया जाता है। हार्ट में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना, हृदय की जांच के लिए इसका किया जाता है यूज, तो इसमें भी होता है अल्ट्रासोनिक वेव का। रडार में नहीं होता है अल्ट्रासोनिक वेव का यूज, जो है रडार में नहीं होता है। रडार में रेडियो वेव का यूज किया जाता है। तो 3 तो नहीं होगा, तो 3 नहीं होने से एक ख़त्म हो गया, सी ख़त्म हो गया, डी ख़त्म हो गया, केवल बच गया बी। तो राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, केवल 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, लैग्रेंजेस पॉइंट को प्रायः अंतरिक्ष अन्वेषण के संदर्भ में देखा जाता है, ये क्या है? तो इसका डायग्राम हम देखते हैं। तो लैग्रेंजेस पॉइंट्स वह पॉइंट्स होते हैं जहाँ पे कोई बॉडी यदि रख दिया जाए, कोई बॉडी यदि है, तो किसी दो मैसिव बॉडी के द्वारा जो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उस पर एक्ट कर रहा है, उन दोनों मैसिव बॉडी के ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर दे, उतना सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर दे जिससे कि यह रिवॉल्व करना शुरू कर दे, रिवॉल्व करता रहे। या दूसरे तरीक़ा से हम कह सकते हैं कि यहाँ पे स्थिर रहे वो। तो इस तरीक़ा से हम देखें तो लैग्रेंजेस जो पॉइंट्स है, 5 लैग्रेंजेस पॉइंट्स हैं, L1, L2, L3, L4 एंड L5। जैसे मान लीजिए कि ये सन है, एक मैसिव बॉडी है, ये अर्थ है, ये भी एक मैसिव बॉडी है। तो एक तो पहला लैग्रेंजेस पॉइंट इन दोनों के बीच में है, सन एंड अर्थ के बीच में है। तो कोई किसी ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रख दिया जाए तो ये रेस्ट में रहेगा, और इन दोनों का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है इसको सेंट्रीपिटल, उतना जो रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स है वो प्रोवाइड कर देगा, जिससे कि ये सर्कुलेट करता रहेगा। सर्कुलेट मतलब रिवॉल्व करता रहेगा यहाँ पे। दूसरा अर्थ के पीछे है, यहाँ पे लाइन ज्वाइनिंग। 3 तो लैग्रेंजेस पॉइंट जो है सन और अर्थ को ज्वाइन करने वाले लाइन पे ही हैं। एक तो L1 जो है बीच में है, L2 अर्थ के पीछे है और L3 सन के पीछे है, और एक L4 यहाँ पे है, चौथा लैग्रेंजेस पॉइंट, और 5वां जो है ऑर्बिट में यहाँ पे है L5। तो 5 लैग्रेंजेस पॉइंट्स हैं यहाँ पे। अब ऑप्शन को पढ़ते हैं। ऑप्शन ए में है, ये ऐसे बिंदु हैं जहां दो बड़े पिंडों के गुरुत्वाकर्षण प्रभाव के अधीन एक छोटा पिंड अपेक्षाकृत रूप से स्थिर रहता है। ये स्टेटमेंट सही है। ये आकाशगंगा की परिधि पर स्थित बिंदु है, गलत है। ये सौरमंडल के भीतर ऐसे बिंदु हैं जहां दो ग्रहों की कक्षाएं एक दूसरे को काटती है, गलत है। ये जोवियन ग्रह की सतह पर स्थित ऐसे स्थान है, गलत है। ये जो ऑप्शन है वो सही है। ये मतलब लैग्रेंजेस पॉइंट ऐसे पॉइंट्स हैं जो दो बड़े पिंडों के गुरुत्वाकर्षण प्रभाव के अधीन एक छोटा पिंड अपेक्षाकृत रूप से स्थिर रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चींटी के काटने पर हमें जलन होती है, यह जलन एवं दर्द निम्नलिखित में से किस अम्ल के कारण होता है? तो चींटी के काटने से मेथनोइक अम्ल यानी फॉर्मिक एसिड हमारे बॉडी में आ जाता है, HCOOH। ये फॉर्मिक एसिड का फॉर्मूला है, या इसको मिथेनोइक एसिड भी कहा जाता है। मिथेनोइक एसिड के वजह से ही दर्द होता है चींटी के काटने पे, राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से बायोप्लास्टिक के प्रकार हैं? तो बायोप्लास्टिक पेट्रोलियम के बजाय मक्का, गेहूं या गन्ना जैसे पादपों अथवा अन्य जैविक पदार्थों से बने प्लास्टिक को संदर्भित करता है।
बायोप्लास्टिक बायोडिग्रेडेबल और कंपोस्टेबल प्लास्टिक पदार्थ होते हैं। तो इसमें से पहला दिया गया है पॉलीहाइड्रोक्सी एल्कानोएड्स। पॉलीहाइड्रोक्सी एल्कानोएड्स अनेक सूक्ष्म जीवों द्वारा प्रकृति में उत्पादित किए जाने वाले यह एक पॉलिएस्टर है। इनमें जीवाणुओं द्वारा शर्करा या लिपिड के किण्वन के माध्यम से उत्पादित होने वाले पॉलिएस्टर भी शामिल हैं। ये प्लास्टिक बायोडिग्रेडेबल है तथा बायोप्लास्टिक के उत्पादन में उपयोग किए जाते हैं, इसलिए ये तो है बायोप्लास्टिक का ये उदाहरण है। प्रकार है पॉलीलैक्टिक एसिड यानी PLA। यह एक थर्मोसेटिंग पॉलिएस्टर है जिसे औपचारिक रूप से जल के ह्रास के साथ लैक्टिक एसिड के कंडेंसेशन द्वारा प्राप्त किया जाता है। तो ये भी है बायोप्लास्टिक का प्रकार है। पॉलीएथिलीन टेरेप्थलेट। पॉलीएथिलीन टेरेप्थलेट जो है ये बायोप्लास्टिक नहीं है, यह एक मजबूत कठोर संश्लेषित रेशा यानी सिंथेटिक फाइबर है और रेजिन है, और ये पॉलिएस्टर का परिवार का एक सदस्य है। तो इस कारण से ये बायोप्लास्टिक नहीं है। तो 3 नहीं है, तो 3 नहीं होने की वजह से D खत्म हो गया, C खत्म हो गया, B खत्म हो गया, तो A सही होगा। केवल 1 और 2, राइट ऑप्शन A होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि की गति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठोस से तरल माध्यमों में जाने पर ध्वनि की गति कम हो जाती है। बिल्कुल, ठोस में ध्वनि की गति सबसे ज़्यादा, उससे कम लिक्विड में और उससे कम गैसेस में होती है। तो ये स्टेटमेंट सही है। तापमान बढ़ने पर ध्वनि की गति बढ़ जाती है। तो तापमान बढ़ने पर ध्वनि की गति बढ़ जाती है, बिल्कुल बढ़ जाती है। जैसे एक फार्मूला होता है V = V0 + 0.61 T, ये एक फार्मूला होता है। ये हमें बताता है कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे ये वेलोसिटी ऑफ साउंड इंक्रीज होगा। ये क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस पर का वेलोसिटी है, यानी इनिशियल वेलोसिटी है, और जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये इंक्रीज करते चला जाता है। तो ये स्टेटमेंट सही है। तापमान बढ़ने पर ध्वनि की गति बढ़ जाती है। किसी दिए गए तापमान पर ऑक्सीजन में ध्वनि की गति वायु में ध्वनि की गति से अधिक होती है। नहीं, ये स्टेटमेंट गलत है। एक और फार्मूला होता है V = गामा RT/m का स्क्वायर रूट। ये एक फार्मूला होता है। गामा क्या है, गामा जो है एक कांस्टेंट है। CP/CV = गामा। CP/CV यानी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ द गैसेस एट कांस्टेंट प्रेशर डिवाइडेड बाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ गैसेस एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ये होता है गामा। तो अब ये एयर की यदि बात करें, एयर में 78% नाइट्रोजन है और 21% ऑक्सीजन है। मतलब ज़्यादा है कौन सा, नाइट्रोजन है, और नाइट्रोजन N2 के फॉर्म में रहता है। इसका एटॉमिक नंबर 7 होता है और एटॉमिक मास कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। तो 14 दूना 28, मॉलिक्यूलर मास इसका हो जाएगा 28। और ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा, ऑक्सीजन का हो जाएगा 16 दूना 32, 32 हो जाएगा ऑक्सीजन का। अब देखिए, ये जो फार्मूला है हमें बता रहा है कि वैसी गैसेस जिसका मॉलिक्यूलर वेट कम होगा उसमें स्पीड ऑफ साउंड जो है ज़्यादा होगा, जिसका मॉलिक्यूलर वेट कम होगा उसमें स्पीड ऑफ साउंड ज़्यादा होगा। तो यदि हम एयर की बात करें तो एयर में ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है नाइट्रोजन का, यानी ज़्यादा कंपोनेंट है नाइट्रोजन का, नाइट्रोजन ज़्यादा प्रेजेंट है। तो नाइट्रोजन ज़्यादा प्रेजेंट होने की वजह से चूँकि उसका मॉलिक्यूलर मास कम है, इस कारण से नाइट्रोजन में कहें या यूँ कहें कि हम एयर में स्पीड ऑफ साउंड का वैल्यू ज़्यादा होगा कंपेरिजन टू ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा है, उसमें स्पीड ऑफ साउंड कम होगा। ऐसे एक्सपेरिमेंटली जो निकाला गया है, स्पीड ऑफ साउंड इन ऑक्सीजन होता है 316 मीटर पर सेकेंड और एयर में होता है 346 मीटर पर सेकेंड। तो ये स्टेटमेंट गलत है। ऑक्सीजन में स्पीड ऑफ साउंड कम होता है, एयर में ज़्यादा होता है। तो तीसरा स्टेटमेंट गलत हो गया, तीसरा स्टेटमेंट गलत हो गया, तो C गलत हो गया, D गलत हो गया, केवल 1 और 2 सही है। सो राइट ऑप्शन B होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। इधर एंजाइम दिया गया है, इधर उत्पादन करने वाला अंग है। तो पेप्सिन का उत्पादन क्या अग्नाशय करता है, अग्नाशय यानी पैनक्रियाज। पैनक्रियाज से 3 एंजाइम्स स्रावित होते हैं, ताल, ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज। ताल नाम के 3 एंजाइम स्रावित होते हैं, पेप्सिन नहीं होता है। आमाशय के भीतर, ये आमाशय के भीतर
जठर मुख कोशिकाओं द्वारा पेप्सिन का उत्पादन होता है। पेप्सिन को एक निष्क्रिय जाइमोजेन के रूप में स्रावित करती है कौन सी? जठर की मुख्य कोशिकाएं। आमाशय के अंदर जठर मुख्य कोशिकाएं जो है इसका स्रावित करती है पेप्सिन का, जिसे पेप्सिनोजेन कहा जाता है। जठर रस में उपस्थित पेप्सिन प्रोटीन जैसे मांस, अंडे, बीज या दुग्ध उत्पादकों को पचाता है। मतलब ये पेप्सिन जो है किसका डाइजेशन करता है? प्रोटीन का डाइजेशन करता है। तो ये गलत है यहाँ पे। लाइपेज आमाशय से भी स्रावित होता है। ये ताल जो है आमाशय से भी स्रावित होता है, तो ये सही है। ताल में ट्रिप्सिन जो है, ट्रिप्सिन प्रोटीन का डाइजेशन करता है, और एमाइलेज जो है वो कार्बोहाइड्रेट का, और लाइपेज जो है फैट का डाइजेशन करता है। लैक्टेज एक ऐसा एंजाइम है जो स्तनधारियों की छोटी आंत में पाया जाता है, और यह लैक्टोज का पाचन करता है। लैक्टोज दूध में पाई जाने वाली एक शर्करा होती है, उसका पाचन करता है कौन सा? लैक्टेज नाम का एंजाइम। तो ये आंत से स्रावित होता है, ये भी सही है। तो इसमें से 2 और 3 सही है, केवल 2 और 3 राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा हीलियम और नियॉन जैसी उत्कृष्ट या अक्रिय गैसों द्वारा प्रदर्शित कम रासायनिक गतिविधि का कारण है? यानी ये इनर्ट होती हैं। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडन जैसी गैसें जो है इनर्ट होती है, कम रिएक्टिव होती है। इसके पीछे का कारण क्या है? न्यूट्रॉन की अनुपस्थिति। न्यूट्रॉन तो होते हैं, ये कारण नहीं है। पूर्ण रूप से भरे हुए संयोजकता के कोष की उपस्थिति, ये सही है। प्रोटॉन की तुलना में इलेक्ट्रॉनों की अत्यधिक संख्या की उपस्थिति, ये गलत है। प्रोटॉन की अनुपस्थिति, ये गलत है। प्रोटॉन तो होते ही हैं। पूर्ण रूप से देखिए, हीलियम की यदि बात करें तो हीलियम का ड्यूएट पूरा है, हीलियम का ड्यूएट पूरा है। और नियॉन की यदि बात करें तो 2 8, तो इसका ऑक्टेट पूरा है। इसके अलावा और जो इनर्ट गैसेस है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ इसी तरीक़ा से होता है, यानी उनके आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडन इसी कैटेगरी में आते हैं। इस कारण से चूंकि ऑक्टेट पूरा है, कहीं पर भी केमिकल रिएक्शन क्यों होता है? स्टेबलाइज होने के लिए, स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए। स्टेबिलिटी तब आती है जब या तो ड्यूएट पूरा हो या ऑक्टेट पूरा हो। ऑक्टेट पूरा होने की वजह से उसको इलेक्ट्रॉन एलिमेंट्स को यानी एटम्स को इलेक्ट्रॉन लेने या इलेक्ट्रॉन देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इनका ऑक्टेट ऑलरेडी पूरा है, इस कारण से ये अक्रिय रहती है, ये इनर्ट रहती है। हालांकि ऐसा कुछ नहीं है। इनर्टनेस मतलब कम रिएक्टिव, जैसे जेनन्स के भी बहुत सारे कंपाउंड्स पाए जाते हैं। यदि आप पी ब्लॉक एलिमेंट्स पढ़े होंगे 11-12 क्लास के केमिस्ट्री में, तो जेनन के बहुत सारे कंपाउंड्स पाए जाते हैं। तो ये भी रिएक्शन करती है, लेकिन स्पेशल कंडीशन में, स्पेशल केसेस में ये लोग भी रिएक्शन करते हैं। हालांकि अधिकांश केसेस में ये इनर्ट ही रहते हैं। इनर्टनेस का कारण है इनका ऑक्टेट पूरा होना। सो राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किनमें सोर्बिटोल का अनुप्रयोग किया जाता है? तब मिष्टान पदार्थों में शर्करा के विलय के रूप में उपयोग किया जाता है, ये स्टेटमेंट सही है। सोर्बिटोल एक स्टार्च स्वीटनर है। यह प्रायः आहार, खाद्य पदार्थों, आहार पेय सहित और मिष्टान पदार्थों जैसे केक, बिस्किट आदि में पारंपरिक शर्करा के विकल्प के रूप में इसका उपयोग किया जाता है, इसलिए ये स्टेटमेंट सही है। एक प्राकृतिक एंटी डायरियल के रूप में उपयोग किया जाता है, नहीं, ये प्राकृतिक एंटी डायरियल के रूप में उपयोग मतलब डायरिया में इसका यूज नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ये कब्ज से निपटने के लिए लैक्सेटिव के रूप में इसका यूज किया जाता है। कॉन्स्टिपेशन को दूर करने के लिए इसका यूज किया जाता है, तो डायरिया में इसका यूज नहीं किया जा सकता है। तो ये गलत है, 2 गलत है। सिंथेटिक विटामिन सी को तैयार करने में इसका उपयोग किया जाता है, ये सही है। चौथा है टूथपेस्ट में एक घटक के रूप में उपयोग किया जाता है, ये भी सही है। सोर्बिटोल ग्लिसरॉल के साथ मिलकर टूथपेस्ट को संगठित रखने में मदद करता है और यह एक मीठा एजेंट भी है, इसलिए ये स्टेटमेंट सही है। गलत कौन सा है? 2 गलत। 2 गलत हो जाने की वजह से डी गलत हो गया, बी गलत हो गया, और 1, 3 और 4 सही है, तो केवल सी हो जाएगा, राइट ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अम्लीय वर्षा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अम्लीय वर्षा के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी गैसें सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड हैं, ये सही है। देखिए, मेटल्स के जो ऑक्साइड होते हैं बेसिक नेचर के, और नॉन मेटल्स के ऑक्साइड एसिडिक नेचर के होते हैं। तो सल्फर डाइऑक्साइड की यदि हम बात करें और नाइट्रोजन के ऑक्साइड की बात करें तो ये नॉन मेटल्स के ऑक्साइड हैं और ये एसिडिक नेचर के
एसिडिक नेचर के होते हैं। जब ये वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं, वाटर के साथ रिएक्शन, जैसे ये व्हीकल्स में जो फ्यूल बर्न हो रहा है इससे निकले और ऊपर गए तो ऊपर में वाटर ड्रॉपलेट्स के साथ रिएक्शन करके ये सल्फर ट्राईऑक्साइड एंड सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरस एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड फाइनली बना लेता है H2SO4। सल्फर डाइऑक्साइड जो वाटर के साथ मिल करके सल्फ्यूरिक एसिड बना लेता है और नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड हैं वाटर के साथ मिल करके नाइट्रिक एसिड बना लेता है और यहीं वर्षा के बूंदों के साथ में नीचे आता है, जिसको एसिड रेन कहा जाता है। तो मेन कंपोनेंट यही होता है, सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड जो बना हुआ है सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के वाटर के रिएक्शन से। तो इसलिए फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है कि अम्लीय वर्षा का पीएच मान उच्च अर्थात 8 से 9 के बीच में होता है। देखिए, यदि पीएच स्केल की हम बात करें तो 7 जो है न्यूट्रल सॉल्यूशन का पीएच होता है, 7 से ग्रेटर बेसिक सॉल्यूशन का पीएच होता है और 7 से लेस जो है एसिडिक सॉल्यूशन का पीएच होता है। इसके पीछे कारण ये है कि पीएच होता क्या है एग्जैक्टली, पीएच इज इक्वल टू होता है माइनस लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, माइनस लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। तो माइनस लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, तो हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन जब ज़्यादा रहेगा, एसिड क्या होता है जो सॉल्यूशन में H प्लस दूसरे को दे, तो H प्लस का कंसंट्रेशन यदि ज़्यादा है OH माइनस के कंसंट्रेशन से तो एसिडिक सॉल्यूशन होगा। तो इस कारण से इसका pH 7 से लेस होता है। जब 10⁻⁻7 यदि है हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन तब तो उसका pH 7 होगा, और 10⁻⁻6 है हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन तो कितना होगा pH 6 होगा। 10⁻⁵ होने पे pH 5 होगा। इस तरीक़ा से एसिड का जो pH होता है वो 7 से कम होता है। तो ये स्टेटमेंट गलत है। 8 से 9 तो ये तो बेसिक सोल्यूशन का pH हो सकता है, एसिडिक का 5-6 हो सकता है, तो ये गलत है। 2 गलत है। तो 2 गलत हो जाने की वजह से कौन सा स्टेटमेंट सही हो जाएगा यहाँ पे, तो केवल एक सही है यहाँ पे, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों में परमाणु विकिरण का अनुप्रयोग होता है। तो कृषि क्षेत्र में होता है। कृषि क्षेत्र में जो इंसेक्टिसाइड्स होते हैं, पेस्टिसाइड्स होते हैं, पेस्ट्स होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं, और उनको ख़त्म करने में इसका यूज किया जाता है। बहुत सारे ऐसे आइसोटोप्स हैं जिससे निकलने वाले विकिरण का यूज किया जाता है कृषि के क्षेत्र में। तो रोगों से निपटने के लिए, कीटों को ख़त्म करने के लिए यूज किया जाता है, तो ये सही है। चिकित्सा के निदान में भी परमाणु विकिरण का यूज किया जाता है। जैसे इंटरनल ऑर्गन का फोटोग्राफ लेना है तो इसका यूज किया जा सकता है चिकित्सा निदान में। इंटरनल ऑर्गन को स्कैन करने में, तेल निष्कर्षण में भी इसका यूज किया जाता है, तेल निष्कर्षण में। और कैंसर के उपचार में बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स है जिनके आइसोटोप का यूज किया जाता है कैंसर के निदान में, कैंसर के ट्रीटमेंट में, जैसे कोबाल्ट 60 वगैरह हो गया। तो परमाणु विकिरण का अनुप्रयोग किया होता है कैंसर के उपचार में, ये सही है। प्रदूषकों के प्रसार के मापन में भी इसका यूज किया जाता है। तो 1, 2, 3, 4 और 5 सभी सही है, सो राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रायः चीनी के विकल्प के रूप में प्रयुक्त होने वाले स्टीविया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह पादप स्रोतों से प्राप्त होता है, बिल्कुल सही है। ये जो स्टीविया है, स्टीविया अत्यधिक प्रसंस्कृत स्टीविया पत्ती के अर्क से प्राप्त होता है, जिसे रेबाउडायोसाइड ए यानी रेब ए कहा जाता है, इसलिए ये पादप स्रोत से प्राप्त होता है, सही है। इसमें चीनी की तुलना में मिठास की तीव्रता कम होती है, नहीं, चीनी की जो सामान्य चीनी होता है इसकी तुलना में इसकी मिठास 100 से 300 गुना अधिक होती है, तो ये गलत है। तो एक सही है, केवल एक, राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैटरी ऊर्जा भंडारण के संदर्भ में सोडियम आयन बैटरी लिथियम आयन बैटरी से कैसे भिन्न होती है। तो सोडियम आयन और लिथियम आयन दोनों ही बैटरियाँ रिचार्जेबल होती है। सोडियम आयन बैटरी में इलेक्ट्रोड के रूप में सोडियम का यूज किया जाता है, जबकि लिथियम आयन बैटरी में इलेक्ट्रोड के रूप में लिथियम के किसी कंपाउंड का यूज किया जाता है। लिथियम आयन बैटरी की तुलना में सोडियम आयन बैटरी में ऊर्जा घनत्व कम होता है, ये सही है स्टेटमेंट। ठंडे वातावरण में लिथियम आयन बैटरी की तुलना में सोडियम आयन बैटरी कम कुशल होती है, नहीं, ज़्यादा कुशल होती है। ठंडे प्रदेशों में, विशेषकर ठंडे प्रदेशों में सोडियम आयन बैटरी जो है अच्छे से काम करती है, वाइडर टेम्परेचर रेंज में काम करती है सोडियम आयन बैटरी लिथियम आयन बैटरी के कंपैरिजन में, तो ये स्टेटमेंट गलत है। सोडियम आयन बैटरी बनाने के लिए आवश्यक कच्चे माल की प्रचुरता
उन्हें उनके लिथियम समकक्षों की तुलना में किफ़ायती बनाती है। ये स्टेटमेंट सही है। तो 1 और 3 सही है, सो राइट ऑप्शन सी हो जाएगा 1 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि तरंगों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ध्वनि एक विद्युत चुंबकीय तरंग है जो भौतिक माध्यम के साथ और उसके बिना दोनों ही तरीकों से गति करती है। ध्वनि एक विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नॉन मैकेनिकल नेचर के होते हैं, यानी उनको एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है। मीडियम है तो भी चले जाएंगे, नहीं मीडियम है, वैक्यूम है तो भी चले जाएंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, क्योंकि वो नॉन मैकेनिकल कैरेक्टर के होते हैं। लेकिन वहीं यदि ध्वनि की बात किया जाए, यानी साउंड वेव की बात किया जाए, तो वो मैकेनिकल होती है, मैकेनिकल कैरेक्टर है उसका। और मैकेनिकल वेव को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए किसी मीडियम की ही ज़रूरत होती है, बिना मीडियम का नहीं जा सकते हैं, इसलिए ये गलत है। ध्वनि तरंगे अनुदैर्घ्य तरंग होती है जिसमें कण अपनी विराम अवस्था से आगे पीछे दोलन करते हैं। बिल्कुल, ध्वनि तरंगे यानी साउंड वेव जो है वो लॉन्गिट्यूडिनल नेचर की होती है, लॉन्गिट्यूडिनल वेव है। और इसमें जो मीडियम के पार्टिकल है टू एंड फ्रो मोशन करते हैं। जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ तो एयर के लेयर को मैं प्रेस कर रहा हूँ तो एयर के लेयर पास पास आ गए, यहाँ पे कंप्रेशन हो गया और यहाँ पे रेयरिफिकेशन है, फिर कंप्रेशन। मतलब ये रहा कि साउंड वेव जो है एक जगह से दूसरी जगह कंप्रेशन रेयरिफिकेशन के फॉर्म में ट्रेवल करके जाती है। अब देखिए, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि एयर के लेयर को मैं प्रेस किया तो एयर का लेयर जो है, यानी एयर का मॉलिक्यूल आगे की तरफ गया, जो एनर्जी लिया वो दूसरे मॉलिक्यूल को ट्रांसफ़र करके, और चूंकि मीडियम में इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी है, इस कारण से ये आगे गया और फिर पीछे अपने मीन पोजीशन पे और आ जाएगा। मीन पोजीशन पे रुकेगा नहीं क्योंकि इसके पास इनर्शिया है, इसलिए लेफ़्ट एक्सट्रीम की ओर चला जाएगा और फिर लेफ़्ट एक्सट्रीम से मीन पर आएगा, फिर राइट एक्सट्रीम पे चला जाएगा इनर्शिया की वजह से। तो ये मीन पोजीशन के अराउंड टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है, यानी ऑसिलेट कर रहा है मीडियम का पार्टिकल। तो इसलिए स्टेटमेंट 2 जो कह रहा है कि ध्वनि तरंगे अनुदैर्घ्य तरंगे होती है, ये बिल्कुल सही है, लॉन्गिट्यूडिनल होती है। इसमें कण अपनी विराम अवस्था से आगे पीछे दोलन करते हैं, आगे पीछे ही दोलन कर रहे हैं, तो ये स्टेटमेंट सही है। तो स्टेटमेंट 2 सही है, तो केवल 2 हो जाएगा, राइट ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। जीवाणु, कवक, विषाणु, प्रोटोजोआ उपर्युक्त में से किसका या किनका उपयोग फसलों के नुकसान को रोकने के लिए कीटनाशकों में किया या किए जा सकते हैं? तो जीवाणु का यूज किया जाता है। जीवाणु आधारित कीटनाशक में बेसिलस थुरिनजिनेसिस यानी बीटी का यूज किया जा सकता है। जैसे बीटी कॉटन होता है, बीटी ब्रिंजल होता है, उसमें इसका यूज किया जाता है। तो जीवाणु का यूज किया जाता है। कवक आधारित जो है बवेरिया बेसियाना और मेथेरिजियम एनिसोप्लाई जैसे कवक यानी कवक आधारित कीटनाशकों का उपयोग पौधों की बीमारियों के साथ साथ कुछ कीटों और खरपतवारों को नियंत्रित करने के लिए भी किया जा सकता है। तो कवक आधारित कीटनाशकों का उपयोग किया जा सकता है, ये 2 भी सही है। विषाणु आधारित कीटनाशक रोगजनक होते हैं जो कीटों और अन्य आर्थ्रोपोड्स को संक्रमित करते हैं। बाकुलो वायरस जैसे विषाणु का उपयोग कीटनाशकों के रूप में किया जाता है, तो ये भी सही है। प्रोटोजोआ आधारित कीटनाशकों में कीटों की संख्या को नियंत्रित करने के लिए माइक्रोस्पोरिडिया समूह का उपयोग किया जाता है, जिनमें कैटरपिलर कीट, टिड्डे, मकई के कीड़े आदि शामिल होते हैं। तो ये भी प्रोटोजोआ भी सही है। प्रोटोजोआ आधारित कीटनाशक का भी यूज किया जाता है। तो 1, 2, 3 और 4 चारों सही है, सो राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से फ्लाई ऐश के घटक हैं? तो फ्लाई ऐश क्या होता है? राख यानी ऐश जो है कोयला जलाने के बाद बचा हुआ खनिज पदार्थ है। एक बिजली संयंत्र में राख का एक बड़ा हिस्सा गैसों के साथ उड़ जाता है और इसीलिए इसको फ्लाई ऐश कहा जाता है। इस राख को इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर का उपयोग करके फिल्टर किया जा सकता है। इसमें सिलिकॉन, एल्युमिनियम, कैल्शियम के ऑक्साइड की पर्याप्त मात्रा होती है। इसमें फ्लाई ऐश में कार्बन 23.29% होता है, कैल्शियम के ऑक्साइड 3.1%, सिलिकॉन के ऑक्साइड यानी सिलिकॉन डाइऑक्साइड होता है 36.1%, एल्युमिनियम के ऑक्साइड भी होते हैं 25.03%, आयरन के ऑक्साइड 8.66%, मैग्नीशियम के ऑक्साइड 1.20%, सोडियम के ऑक्साइड नहीं होते हैं,
सल्फर के ऑक्साइड 0.59%, टाइटेनियम के ऑक्साइड 0.91% और पोटेशियम के ऑक्साइड 1.08% होते हैं। तो इसमें आयरन के ऑक्साइड होते हैं, पोटेशियम के ऑक्साइड होते हैं, एल्युमिनियम के ऑक्साइड होते हैं और टाइटेनियम के भी ऑक्साइड होते हैं। तो 1, 2, 3 और 4 राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डार्क एनर्जी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, डार्क एनर्जी या डार्क मैटर की यदि जब भी बात होती है, देखिए पूरे यूनिवर्स में जो भी चीज़ें हमें नज़र आती है, जो भी चीज़ें नज़र आती है वो यूनिवर्स में मौजूद जो भी चीज़ें हैं, जो भी पदार्थें हैं, उसका ओनली 5% है। ओनली 5% ही नज़र आती है, जिसमें प्लैनेट्स हो गए, स्टार्स हो गए, गैलेक्सीज हो गई, ये सारी चीज़ें हो गई, ये ओनली 5% है। बाकी की 95% चीज़ें हमें नहीं दिखती है, नज़र नहीं आती है। और उनमें क्या है, ये 95% में 95% में डार्क एनर्जी है और डार्क मैटर है। यानी डार्क एनर्जी और डार्क मैटर मिल करके यूनिवर्स का 95% है। अब ऑप्शन पे आते हैं। अल्बर्ट आइंस्टीन ने डार्क एनर्जी की खोज और इसको सिद्ध किया था। अल्बर्ट आइंस्टीन ने इसको खोज नहीं किया था, इसकी खोज किया था अमेरिकी खगोलविद एडम रीस ने और साउल पर्लमटर ने। और इसके साथ ही ऑस्ट्रेलियाई खगोलशास्त्री ब्रायन स्मिथ भी इसमें शामिल थे। तो 3 लोग थे। तो इसमें इसकी खोज अल्बर्ट आइंस्टीन ने नहीं किया था। तो ये स्टेटमेंट गलत है। ऐसा माना जाता है कि ब्रह्मांड का 60% से अधिक हिस्सा डार्क एनर्जी का है। बिल्कुल सही बात है। 68% से अधिक हिस्सा जो है वो डार्क एनर्जी का है और डार्क एनर्जी और डार्क मैटर मिल करके टोटल 95% है। तो ये सही है। तो केवल 2 सही है, राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव में रक्त स्कंदन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। होमोस्टेसिस के कारण रक्त वाहिका से रक्त स्राव बंद हो जाते हैं, जो घाव भरने का पहला चरण है। ये सही है। रक्त स्कंदन यानी रक्त का थक्का जमना फाइब्रिन धागों के जाल से बनता है। इस जाल में विकृत और मृत संगठित पदार्थ जैसे एरिथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स और प्लेटलेट्स भी उलझे हुए होते हैं। प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन का निष्क्रिय रूप है जो प्लाज्मा में उपस्थित होता है। थ्रोम्बोकाइनेज प्रोथ्रोम्बिन को सक्रिय थ्रोम्बिन में परिवर्तित करता है, जो बदले में फाइब्रिनोजन के फाइब्रिन के रूप में सक्रिय रहता है। ये सभी कारक रक्त स्कंदन में मदद करते हैं। रक्त स्कंदन की प्रक्रिया होमोस्टेसिस यानी रक्तस्राव को रोकने की ओर ले जाती है। प्राथमिक होमोस्टेसिस में प्लेटलेट एकत्रीकरण और चोट के स्थान पर एक प्लग का निर्माण शामिल है और द्वितीय होमोस्टेसिस में फाइब्रिन धागों के जाल के निर्माण से प्लेटलेट प्लग को मजबूत और स्थिर बनाना शामिल होता है। तो ये इसलिए स्टेटमेंट 1 सही है। हीमोफीलिया एक आनुवंशिक जेनेटिक डिसऑर्डर है जिसमें रक्त का ठीक तरह से थक्का नहीं जमता है। ये भी सही है। तो दोनों ही सही है। सो राइट ऑप्शन हो जाएगा 1 और 2 सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, घरेलू विद्युत परिपथ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भू संपर्क तार का उपयोग धातु से बने उपकरणों के लिए सुरक्षा उपाय के रूप में किया जाता है, यानी अर्थिंग का यूज किया जाता है। ये सही है। देश में विद्युन्मय तार तथा उदासीन तार के बीच 220 वोल्ट का विभवांतर होता है, यानी पोटेंशियल डिफरेंस जो है 220 वोल्ट का होता है। ये सही है। घरों में विद्युत उपकरण हमेशा एक श्रेणी क्रम में जुड़े हुए होते हैं। नहीं, श्रेणी क्रम में जुड़े रहते, यदि श्रेणी क्रम में जुड़े रहते तो श्रेणी क्रम में इक्वल करंट फ्लो करता है। श्रेणी क्रम, मान लीजिए ये जो डिवाइस है ये ख़राब हो गया, तो ख़राब हो गया तो इस सेकंड वाले में नहीं पहुंच पाएगी इलेक्ट्रिक करंट और वो बंद हो जाएगा। इस कारण से श्रेणी क्रम में नहीं जुड़े हुए होते हैं, पैरेलल क्रम में जुड़े हुए होते हैं। तो ये गलत है, तीसरा गलत है। 1 और 2 सही है केवल। सो राइट ऑप्शन सी हो जाएगा 1 और 2। एक दूसरा भी कारण है पैरेलल में कनेक्ट करने का। मान लीजिए ये 2 डिवाइसेस जो हैं पैरेलल में कनेक्टेड हैं, तो पैरेलल में कनेक्टेड हैं तो इनके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा, तो सबको इक्वल पोटेंशियल पर मिलेगा। इस कारण से पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। कोई एक ख़राब हो गया तो दूसरे पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, उतना ही वोल्टेज मिलेगा उसको और उसमें सेकेंड वाले में भी करंट फ्लो होता रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, परिपथ में अति भारण के संभावित कारण निम्नलिखित में से कौन हो सकते हैं, यानी ओवरलोडिंग के कौन। ओवरलोडिंग इन द सर्किट्स,
में कौन कारण हो सकते हैं? जब विधुन्मय तार तथा उदासीन तार सीधे संपर्क में आ जाते हैं तो भी ओवरलोडिंग हो जाती है। जब आपूर्ति वोल्टेज में आकस्मिक वृद्धि हो जाती है, बिल्कुल वोल्टेज जब सडन इंक्रीज कर जाता है तो भी हो जाता है। अब जब बहुत सारे उपकरण एक ही सॉकेट से जुड़े हुए हों तो भी ओवरलोडिंग इन दी सर्किट हो जाता है। तो तीनों सही है, सो राइट ऑप्शन डी हो जाएगा 1, 2, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, संचार प्रौद्योगिकी के संदर्भ में फाइबरीकरण को सर्वश्रेष्ठ रूप से परिभाषित किया जाता है। रेडियो टावरों को ऑप्टिकल फाइबर केबल के माध्यम से एक दूसरे से जोड़ने की प्रक्रिया ही फाइबरीकरण कहलाती है। फाइबरीकरण कहलाती है क्या चीज़? रेडियो टावरों को ऑप्टिकल फाइबर से कनेक्ट करने का जो प्रोसेस है वही कहलाता है फाइबरीकरण, यानी फाइबराइजेशन उसको कहा जाता है इंग्लिश में। फाइबरीकरण यानी फाइबराइजेशन। तो ये सही है, स्टेटमेंट ए सही है। डेटा प्रसारण के लिए तांबे के तारों का ऑप्टिकल फाइबर से प्रतिस्थापन, ये गलत है। जहां रेडियो तरंगों का प्रसारण असंभव है उन क्षेत्रों में नेटवर्क तक पहुंच के लिए लैन केबलों पर निर्भरता, ये भी गलत है। किसी देश के दूरस्थ और ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट के उपयोग में वृद्धि, ये भी गलत है। सही है रेडियो टावरों को ऑप्टिकल फाइबर से कनेक्ट करने का प्रोसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से दुर्लभ मृदा तत्व रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं, रेयर अर्थ मेटल्स हैं इनमें से? तो 17 रेयर अर्थ मेटल्स हैं और पूरे वर्ल्ड में जितने भी रेयर अर्थ मेटल्स हैं उसका 6% इंडिया में पाया जाता है, लेकिन इंडिया केवल 1% ही उत्पादन कर पाता है रेयर अर्थ मेटल्स का, और बाकी जितनी भी ज़रूरत है उसका अधिकांश हिस्सा चाइना से आयात करना पड़ता है। तो 17 में से ये नियोडीमियम भी शामिल है, प्रोमीथियम शामिल है, होल्मियम शामिल है, ये तीनों शामिल है। तीनों जो है रेयर अर्थ एलिमेंट्स, रेयर अर्थ मेटल्स ही हैं ये। तो इसमें से 1, 2, 3 राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, तीनों ही सही है। इनको रेयर क्यों कहा जाता है? क्या ये अर्थ में कम प्रेजेंट है, अर्थ क्रस्ट में कम मौजूद है? नहीं, अर्थ क्रस्ट में मौजूद है, लेकिन इनका निष्कर्षण जो है थोड़ा डिफिकल्ट होता है, इस कारण से ये रेयर अर्थ एलिमेंट्स कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सूक्ष्म जीव मानव के लिए उपयोगी है? तो लैक्टोबैसिलस जो है दूध को दही में बदल देता है, इस कारण से पोषक तत्व में वृद्धि हो जाती है, ये उपयोगी है, हमारे लिए उपयोगी है लैक्टोबैसिलस, ये सही है। एस्परजिलियस नाइगर का इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंस है। खाद्य वैज्ञानिक और निर्माता ग्लूकोनिक एसिड और साइट्रिक एसिड जैसी सामग्री बनाने के लिए एस्परजिलियस नाइगर का उपयोग करते हैं, तो ये भी सही है। स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस, ये जो है स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस जो है हमारे पाचन तंत्र का ये हिस्सा है, पाया जाता है हमारे पेट के अंदर पाया जाता है, और ये भोजन को पचाने में बहुत ही सहायक होता है, तो इस कारण से ये भी उपयोगी है। और बाकी जो हानिकारक बैक्टीरिया है उससे लड़ने में भी ये मदद करता है, तो ये भी सही है। तो 1, 2 और 3 तीनों सही है, राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, तीनों मानव के लिए उपयोगी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेम सेल ट्रांसप्लांट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्टेम सेल ट्रांसप्लांट से रिलेटेड प्रश्न यहाँ इसलिए आया हुआ है क्योंकि स्टेम सेल ट्रांसप्लांट न्यूज में रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि स्टेम सेल ट्रांसप्लांट टेक्निक का यूज करके कुछ HIV पॉजिटिव पेशेंट्स का सक्सेसफुली इलाज किया गया है और वो ठीक भी हो गए हैं, तो इस कारण से ये न्यूज में रहा। इसे बोन मैरो ट्रांसप्लांट के नाम से भी जाना जाता है। बिल्कुल, स्टेम सेल ट्रांसप्लांट को बोन मैरो ट्रांसप्लांट भी कहा जाता है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें रोगी को क्षतिग्रस्त स्टेम सेल को बदलने के लिए स्वस्थ स्टेम सेल प्राप्त होते हैं, यानी जो रोगी का क्षतिग्रस्त स्टेम सेल है उसको स्वस्थ स्टेम सेल से ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है, बदल दिया जाता है, तो ये स्टेटमेंट सही है। एलोजेनिक ट्रांसप्लांटेशन में रोगी की अपनी स्टेम सेल का इस्तेमाल किया जाता है। स्टेम सेल ट्रांसप्लांट जो है ये 2 प्रकार का होता है, मुख्यतः 2 प्रकार का। ऑटोलॉगस ट्रांसप्लांटेशन, इसमें रोगी की अपनी स्टेम सेल का उपयोग किया जाता है, रोगी की ही अपनी स्टेम सेल का उपयोग किया जाता है। कंडीशनिंग रेजिमेन के बाद इन कोशिकाओं को हटा दिया जाता है, इनका उपचार किया जाता है और रोगी के शरीर में वापस प्रवेश करा दी जाती है।
और दूसरा होता है एलोजेनिक ट्रांसप्लांटेशन। इसमें एक डोनर से स्टेम सेल लिया जाता है और तब ट्रांसप्लांट किया जाता है। तो एलोजेनिक ट्रांसप्लांटेशन में रोगी की अपनी स्टेम सेल का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, डोनर से लिया जाता है, इसलिए स्टेटमेंट 2 गलत है। स्टेटमेंट 1 सही है, तो केवल एक राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक प्रकार का संयोजी उत्तक बहुत लोचदार होता है। इस प्रकार का संयोजी उत्तक बहुत लोचदार होता है और इसमें काफ़ी ताकत होती है। इस प्रकार के संयोजी उत्तक द्वारा दो अस्थियों को एक दूसरे से जोड़ा जा सकता है। वे शरीर में चीज़ों को अपने स्थान पर रखने में मदद करते हैं। परिच्छेद में निम्नलिखित में से किस संयोजी उत्तक का वर्णन किया गया है? तो लिगामेंट्स का यानी अस्थिबंध का वर्णन किया गया है। अस्थिबंध या लिगामेंट एक रेशेदार संयोजी उत्तक है जो अस्थियों को दूसरी अस्थियों से जोड़ता है। यह आमतौर पर आकार या ढांचे को बनाए रखने तथा उन्हें स्थिर रखने का कार्य करता है। यह उत्तक बहुत लोचदार होता है, इसमें काफ़ी ताकत होती है। तो इसमें से बी सही होगा, स्टेटमेंट बी सही है। पेशी टेंडन, पेशी यानी टेंडन जो है रेशेदार संयोजी उत्तक है जो अस्थियों से मांसपेशियों को जोड़ता है। और उपास्थि यानी कार्टिलेज क्या होता है? दो जॉइंट्स के बीच में ये पाया जाता है। जैसे दो जॉइंट्स से दो हड्डियां जहाँ पर आकर के जुड़ रही है जॉइंट पे, इसी के बीच में ये कार्टिलेज पाया जाता है। ये बहुत ही मजबूत होता है, फ्लेक्सिबल होता है, इसको आपस में रगड़ने से बचाता है, फ्रिक्शन को कम करता है। यह एक शॉक एब्जॉर्बर के जैसा काम करता है। जैसे हम जंप करते हैं तो ये हड्डियों के बीच में यही कारण है जो शॉक को एब्जॉर्ब कर लेता है, नहीं तो हड्डियों से हड्डियाँ टकरा जाती और उसमें खराबी भी आ सकती थी, टूट भी सकती थी। तो ये है कार्टिलेज। एरियोलर उत्तक, एरियोलर संयोजी उत्तक त्वचा और मांसपेशियों के बीच रक्त वाहिकाओं के चारों ओर तथा नसों व अस्थि मज्जा में पाया जाता है। यह अंगों के भीतर की खाली जगह को भरता है, आंतरिक अंगों को सहारा प्रदान करता है और ऊतकों की मरम्मत में सहायता करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाभिकीय विखंडन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नाभिकीय संलयन की तुलना में नाभिकीय विखंडन अधिक अवशिष्ट उत्पन्न करता है। ये स्टेटमेंट सही है। नाभिकीय विखंडन क्या होता है यानी न्यूक्लियर फिशन क्या होता है? जैसे यूरेनियम 235 हम ले लें, यूरेनियम 235 जब इस पर स्लो न्यूट्रॉन से टकराया जाता है, स्लो न्यूट्रॉन से बम्बार्डमेंट कराया जाता है, यानी स्लो न्यूट्रॉन को भेजा जाता है यूरेनियम 235 के न्यूक्लियस पे अटैक करवाया जाता है, तो ये दो पार्ट में टूट जाता है, बेरियम और क्रिप्टन में टूट जाता है। बेरियम एंड क्रिप्टन, बेरियम एंड क्रिप्टन। यहाँ एवरेज लगभग हम कहें तो 3 न्यूट्रॉन्स यहाँ से निकलते हैं, और यदि हम बेरियम एंड क्रिप्टन के मास को ऐड करें तो ये यूरेनियम 235 के मास से कम आता है। तो मास गया कहाँ? जो मास में कमी आई उसको मास डिफेक्ट कहा जाता है, और जो मास में कमी आई वही एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग आइंस्टीन का मास एनर्जी इक्विवेलेंस इक्वेशन E = डेल्टा m × c² से ये एनर्जी में वो कन्वर्ट हो गया, वही एनर्जी यहाँ से रिलीज होती है, लार्ज अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है यहाँ से। तो और दूसरी तरफ हम देखें तो नाभिकीय संलयन में क्या होता है? नाभिकीय संलयन यानी न्यूक्लियर फ्यूजन में जब 2 और मोर देन 2 स्मॉलर न्यूक्लियाई मिल करके एक बड़ा न्यूक्लियस बनाते हैं तो उसको न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन कहा जाता है, और वहाँ पे भी एनर्जी रिलीज होती है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है वहाँ पे। और उसके लिए जो टेम्परेचर है 10⁷ to 10⁸ केल्विन टेम्परेचर चाहिए, और वहाँ पे अपशिष्ट कम निकलता है। जैसे किसी भी स्टार्स के अंदर या सन के अंदर जो है वो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन ही होता है। जैसे यदि स्टार्स के अंदर या सन के अंदर हम रिएक्शन की बात करें तो ड्यूटेरियम के 2 न्यूक्लियाई मिल करके, ये ड्यूटेरियम का है, ये 2 1, ये ड्यूटेरियम के 2 न्यूक्लियाई मिल करके एक हीलियम का आइसोटोप बना लेते हैं, हीलियम का आइसोटोप बना लेते हैं 3 2। अब प्लस यहाँ पे एनर्जी रिलीज होती है 3.27 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज होती है यहाँ से। और यदि हम बात करें दूसरी तरफ, यदि बात करें हम तो ड्यूटेरियम के 2 न्यूक्लियस, ये ड्यूटेरियम हो गया, ड्यूटेरियम के 2 न्यूक्लियाई मिल करके ट्राइटियम के एक न्यूक्लियस बना लिया, और यहाँ पे 4.03 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज होती है।
और ये जो ट्राइटियम का न्यूक्लियस है फिर एक ड्यूटेरियम के न्यूक्लियस से रिएक्शन करता है, मिलता है 3H1। ये ड्यूटेरियम के एक न्यूक्लियस से मिला तो यहाँ हीलियम का न्यूक्लियस बनता है जो सन के अंदर यही रिएक्शन होता है 4 2, और यहाँ से बहुत 17.59 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज होती है। बहुत बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है और इसमें कोई अवशिष्ट पदार्थ उत्पन्न नहीं होता है। तो नाभिकीय संलयन की तुलना में नाभिकीय विखंडन अधिक अवशिष्ट उत्पन्न करता है, ये स्टेटमेंट सही है। उसके बाद में परमाणु बम नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पे कार्य करता है। बिल्कुल, एटम बम जो है नाभिकीय विखंडन न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन के प्रिंसिपल पे वर्क करता है। जैसे हिरोशिमा और नागासाकी पे जो बम गिराया गया था वो कौन से प्रिंसिपल पे वर्क किया था? नाभिकीय विखंडन यानी न्यूक्लियर फिशन पे। नेक्स्ट है, नाभिकीय विखंडन में निर्मुक्त ऊर्जा रासायनिक अभिक्रियाओं में निर्मित ऊर्जा से लाखों गुना अधिक है। बिल्कुल, ये देखिए जो हीलियम का न्यूक्लियस, हाइड्रोजन के जो आइसोटोप्स हैं ड्यूटेरियम, वो मिल करके हीलियम के जो न्यूक्लियस बनाते हैं सन के कोर के अंदर, वहाँ से 17.59 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज होती है इस एक रिएक्शन से। तो केमिकल रिएक्शन में इतनी एनर्जी नहीं रिलीज हो सकती है। केमिकल रिएक्शन के अपेक्षा बहुत 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 ज़्यादा न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन में एनर्जी रिलीज होती है। तो स्टेटमेंट तीनों सही है, तो 1 2 और 3 सही है। सो राइट ऑप्शन डी हो जाएगा 1 2 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिंक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह पौधों के लिए एक आवश्यक बृहद पोषक तत्व है। तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के बारे में 9th क्लास के साइंस के बुक के लास्ट चैप्टर में दिया गया है। तो इसमें मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की यदि हम बात करें तो उसमें आते हैं कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, कैल्शियम और पोटेशियम इसमें शामिल होते हैं और पौधों को इसकी अत्यधिक मात्रा की आवश्यकता होती है। दूसरी तरफ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की बात करें तो पौधों को उनकी कम मात्रा की आवश्यकता होती है और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में आते हैं लोहा, जिंक, बोरॉन, मैग्नीज, मोलिब्डेनम। तो जिंक जो है यानी जस्ता जो है वो एक माइक्रो न्यूट्रिएंट के अंतर्गत आता है, मैक्रो न्यूट्रिएंट के अंतर्गत नहीं आता है। तो इसलिए ये स्टेटमेंट गलत है। यह पौधों में वृद्धि हार्मोन उत्पन्न करने तथा इंटरनोड की वृद्धि हेतु आवश्यक है, ये सही है। यह पौधों में वृद्धि हार्मोन उत्पन्न करता है तथा इंटरनोड की वृद्धि हेतु ये आवश्यक होता है। जहाँ से पत्तियाँ उगती हैं उन दो गांठों के मध्य के तने का भाग इंटरनोड कहलाता है और यह जो है इंटरनोड की वृद्धि करने में जिंक की आवश्यकता होती है। तो 2 सही है, तो केवल 2 सही है, राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टैंड एलोन 5G और नॉन स्टैंड एलोन 5G के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो 5G नेटवर्क मुख्य रूप से 2 मोड में स्थापित किए जाते हैं, स्टैंड एलोन और नॉन स्टैंड एलोन। स्टैंड एलोन मोड में 5G नेटवर्क समर्पित उपकरणों के साथ कार्य करता है और मौजूदा 4G नेटवर्क के समानांतर चलता है, जबकि नॉन स्टैंड एलोन मोड में 5G नेटवर्क को 4G कोर बुनियादी ढांचे द्वारा समर्थित किया जाता है। तो इसलिए स्टैंड एलोन मोड में 5G नेटवर्क मौजूदा 4G नेटवर्क के समानांतर कार्य करता है, ये सही है। नॉन स्टैंड एलोन नेटवर्क मौजूदा बुनियादी ढांचे पर निर्मित किए जाते हैं, इसलिए इनकी प्रारंभिक लागत और इस तरीके से सेवाओं को प्रारंभ करने में लगने वाला समय स्टैंड एलोन नेटवर्क की तुलना में काफ़ी कम होता है। नॉन स्टैंड एलोन नेटवर्क मौजूदा बुनियादी ढांचे पर ही निर्मित किए जाते हैं, ये भी सही है। तो दोनों सही है, 1 और 2, राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बायोनिक के तहत कृत्रिम तंत्रों का निर्माण किया जाता है जिसमें जीवित तंत्रों की कुछ विशेषताएं होती है। इस संदर्भ में बायोनिक में ग्राफीन के उपयोग का या के निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कारण हैं? कठोर आयनिक विलयनों के प्रति अभेद्यता, ये कारण है, ये सही है। बेहतर विद्युत चालकता, ये भी सही है। ग्राफीन का लचीलापन, ये भी सही है। तो तीनों ही सही है। ग्राफीन कार्बन परमाणुओं की एकल परत होती है जिसमें कार्बन परमाणु हेक्सागोनल संरचना बनाते हैं। हेक्सागोनल स्ट्रक्चर के अंतर्गत वे जुड़े हुए होते हैं। ग्राफीन प्रौद्योगिकी में प्रगति से अपनी इंद्रियों जैसे कि बायोनिक आँख और कान के लिए कृत्रिम उपकरणों को लाने की क्षमता है। ग्राफीन मानव शरीर में पाए जाने वाले कठोर आयनिक विलयनों यानी हार्श आयनिक सॉल्यूशंस के प्रति अभेद्य है, जिसमें इसके क्षतिग्रस्त होने का खतरा बढ़ जाता है।
इसके अलावा ग्राफीन में विद्युत संकेतों को संचालित करने की क्षमता होती है। इसका तात्पर्य यह है कि यह न्यूरॉन्स और अन्य कोशिकाओं के साथ इंटरफेस कर सकता है, जो तंत्रिका, आवेग या क्रिया क्षमता से संदेश पहुंचाती है। अपने मजबूत और सहायक इलेक्ट्रॉनिक गुणों के अतिरिक्त ग्राफीन लचीला भी होता है, इसलिए इसे संवेदनशील ऊतकों के चारों ओर लपेटा जा सकता है। तो इस कारण से ये तीनों ही स्टेटमेंट सही है। सो राइट ऑप्शन डी हो जाएगा 1, 2, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस कारण से चिप विनिर्माता चिप के थैले में नाइट्रोजन गैस को भरते हैं? तो सूक्ष्म जीवों के विकास को रोकने के लिए नहीं, ये गलत है। चिप्स के ऑक्सीकरण को रोकने के लिए, पैकेट की भीतरी परत के साथ चिप्स में लवण की अभिक्रिया को रोकने के लिए, ये गलत है। चिप्स के फ्लेवर को बढ़ाने के लिए, ये गलत है। बी में जो दिया गया है, चिप्स के ऑक्सीकरण यानी ऑक्सीडेशन को रोकने के लिए, जैसे फैट में तला गया है, तेल वगैरह में वो तला गया है, तो फैट के ऑक्सीडेशन को रोकता है। ऐसा किस इसलिए क्योंकि नाइट्रोजन जो इटसेल्फ एक इनर्ट गैस के जैसा काम करता है और ये जो है चिप्स के ऑक्सीकरण को रोकने में सहायक होता है। इस कारण से नाइट्रोजन गैस भर दी जाती है। राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ग्रेफाइट और हीरा दोनों ही कार्बन के अपरूप हैं। बिल्कुल सही बात है। एक तीसरा फुलेरीन भी, बकमिंस्टर फुलेरीन भी इसका अपरूप होता है और ग्रेफाइट भी कार्बन ही, ये क्या बोलते हैं अभी जो आया हुआ था ग्रेफीन भी कार्बन ही है। तो ग्रेफाइट और हीरा दोनों ही कार्बन के अपरूप होते हैं, ये सही है। ग्रेफाइट चिकने स्पर्श के साथ मुलायम हो जाता है, जबकि हीरा प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला कठोर पदार्थ है। ये भी स्टेटमेंट सही है। मैं डायमंड और ग्रेफाइट दोनों का स्ट्रक्चर बनाता हूँ, उसके बाद सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। यदि डायमंड की हम बात करें तो डायमंड का स्ट्रक्चर, जैसे ये कार्बन है तो डायमंड का टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है, यानी ये कार्बन जो है 4 अदर कार्बन्स के साथ बॉन्ड बनाया हुआ है। 4 अदर कार्बन्स के साथ टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में जुड़ते हुए बॉन्ड बनाया हुआ है। तो डायमंड का स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल होने की वजह से डायमंड एक बहुत ही कठोर पदार्थ है। उसी तरीक़ा से यदि हम इसके जस्ट अपोजिट यदि हम ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर खींचें तो ये इसका हेक्सागोनल प्लेनर स्ट्रक्चर होता है। यहाँ का कार्बन पर ध्यान दीजिए आप, ये अदर 3 कार्बन्स के साथ जुड़ा हुआ है, बॉन्ड बनाया हुआ है अदर 3 कार्बन के साथ में, और ये हेक्सागोनल प्लेनर स्ट्रक्चर है। तो इसका 3 कार्बन से बॉन्ड बनाने की वजह से इसका चौथा जो इलेक्ट्रॉन है वो अभी भी ऐसे ही है, बिना नॉन बॉन्डिंग है, बॉन्ड नहीं बनाया हुआ, फ्री है। तो पहली बात यह है कि इसका हेक्सागोनल प्लेनर स्ट्रक्चर होने की वजह से इसका एक लेयर दूसरे लेयर पे स्लिप कर जाता है और इसको लुब्रिकेंट के रूप में यूज किया जा सकता है और यह एक मुलायम है हेक्सागोनल प्लेनर स्ट्रक्चर होने की वजह से। और दूसरी बात यह है कि इसका जो चौथा इलेक्ट्रॉन है वो बॉन्ड बनाने में शामिल नहीं है, यानी ये फ्री है। तो फ्री है मेटल के जैसे, जिस तरीक़ा से मेटल्स यानी कंडक्टर्स में इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं, उसी तरीक़ा से ग्रेफाइट में हर एक कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन जो है फ्री है, जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करवा सकता है, कंडक्ट करवाता है। दैट्स वाई ग्रेफाइट जो है इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करवाता है, यानी कंडक्टर है, जबकि डायमंड जो है इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर नहीं है। तो ग्रेफाइट विद्युत का कुचालक होता है, जबकि हीरा विद्युत का बहुत अच्छा चालक है। ये गलत है, जस्ट उल्टा है। ग्रेफाइट विद्युत का बहुत ही अच्छा चालक है, लेकिन डायमंड जो है विद्युत का चालन नहीं करता है। तो तीसरा गलत है। तो 1 और 2 सही है। सो राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, केवल 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूट्रिनो के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। न्यूट्रिनो आवेश रहित कण होते हैं, ये सही है। न्यूट्रिनो पृथ्वी के भीतर गहराई में खनिज और तेल के भंडार का पता लगाने में सहायता करते हैं, ये भी सही है। इन्हें कृत्रिम रूप से उत्पन्न नहीं किया जा सकता है, नहीं, ये गलत है। जैसे न्यूट्रिनो उत्पन्न कहाँ से होता है, जैसे कोई भी न्यूक्लियस यदि अनस्टेबल है, यानी उसके अंदर यदि प्रोटॉन ज़्यादा है तो प्रोटॉन्स जो है न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो जाता है, और यदि न्यूट्रॉन ज़्यादा है जिसकी वजह से वो अनस्टेबल है तो न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जाता है। तो वहाँ पे न्यूट्रॉन का प्रोटॉन में कन्वर्जन, प्रोटॉन का न्यूट्रॉन में कन्वर्जन स्टेबिलिटी लाने के लिए वहाँ पर भी न्यूट्रिनो जन्म लेता है। तो ये जो स्टेटमेंट का रहा है, इन्हें कृत्रिम रूप से उत्पन्न नहीं किया जा सकता है, नहीं, कृत्रिम रूप से उत्पन्न किया जा सकता है। न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो दोनों को कृत्रिम रूप से उत्पन्न किया जा सकता है। तो ये गलत है। तीसरा गलत होने की वजह से डी गलत हो गया, सी गलत हो गया, बी गलत हो गया। तो केवल 1 और 2 राइट ऑप्शन ए हो जाएगा।
तो फ्रेंड्स, ये रहा विजन IAS के टेस्ट 23 के हिंदी मीडियम के क्वेश्चन के डिस्कशन का पार्ट 2। बने रहिए आप इस चैनल के साथ। मिलते हैं इसके तीसरे पार्ट वाले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।